नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में DKD क्लासेस में। और आज का हमारा जो विषय है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यानी स्वयं प्रबंध कौशल। देखिए, ये विषय स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, नो डाउट। इसके अलावा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल के भागा दौड़ के जीवन में, वैज्ञानिक युग में, हम इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि स्वयं को ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। और इस कारण से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है सामाजिक लेवल पे, संगठन के लेवल पे, और दैनिक जीवन में जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। सिर्फ कारण एक है कि हमने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यानी स्वयं प्रबंध कौशल नहीं सीखा। देखिए, पहले की डेट में लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज थी। कारण भी था कि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। उस वजह से हम लोग क्या थे, बहुत व्यवस्थित थे, एकदम बैलेंस थे, संतुलित थे। आजकल की डेट में क्योंकि काम का दबाव या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा समय कहाँ चला गया, और सही समय पर सही काम होते नहीं हैं। इसलिए हमारी पहली अनिवार्यता क्या होनी चाहिए कि हम अपने अंदर जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप कर ले। तो बीइंग ए स्टूडेंट, वी शुड वर्क टू मैनेज आवर सेल्फ इन ए वे दैट वी कैन बी प्रोडक्टिव। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल या स्वयं प्रबंध कौशल, ये वे सभी स्किल होते हैं, इसमें वो सब कौशल शामिल होते हैं जो हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करते हैं। इसमें हमारे द्वारा चुने गए विकल्प, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी भावनाएं या विचारों को प्राथमिकता देने वाले सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो हमारे ऐसे कौशल होते हैं जिसमें हम अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता का विकास करते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? आइए इनके ऊपर बात करते हैं और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को। ठीक है दोस्तों, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस, पहला हमारे पास है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंध। दूसरी चीज़ हमारे पास है सेल्फ मोटिवेशन। तीसरी चीज़ हमारे पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस। चौथी स्किल है टाइम मैनेजमेंट। पांचवी चीज हमारे पास है हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अलावा बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। Getting rid of negative thought। और इसके अलावा थिंकिंग पॉजिटिवली, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। इसमें ही हम बात करते हैं अपने एटीट्यूड की, फिर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, और
एथिक्स और इंटीग्रिटी की। देखिए ये दोस्तों कुछ बिंदु है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के, ठीक है। देखिए स्वयं का प्रबंध करना क्यों अनिवार्य है। देखिए पहले के ज़माने में अगर हम देखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तो हमारी एक व्यवस्था चलती थी जिसको हम एक व्यवस्था थी जहाँ पर हमने जीवन को जो है वो वर्णाश्रम, अब मुझे याद आया तो पहले के डेट में जो है हमारी व्यवस्था चलती है वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम के अंतर्गत हमने जीवन को 4 भागों में बांटा था। हम कहते थे भाई कि 1 साल से जो 25 साल के बीच है हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। नो लव, नो अट्रैक्शन, नो अफेक्शन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टडी। तो यहाँ पर लोग 1 से 25 साल के बीच सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। फिर हम बोलते हैं 25 से 50 साल के बीच आप क्या करिए, गृहस्थी संभालिए, ठीक है, घर संभालिए, परिवार बड़ा करिए, बच्चे पैदा करिए। फिर 50 से 75 के बीच उस काम को हम बोलते हैं वानप्रस्थ, कि आप कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, जो भी आप कर सकते हो। और 75 के बाद क्योंकि अब आप निष्क्रिय हो गए हैं तो आप क्या करिए, संन्यास ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या चल रहा था हमारा वर्णाश्रम, और वर्णाश्रम से कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनाइज थे, लेकिन आजकल की डेट में तो खैर ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को हमें व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। वो कब, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत जो है हम अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और हमें मिलने वाले अवसर को जो है हम किस में, सक्सेस में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। क्यों कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट कम्स थ्रू रेगुलर हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस प्रिपरेशन। तो देखिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के हमारे पास कुछ बिंदु है जिनके आधार पर हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए पहला गुण हमारे पास क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं हम इसको तनाव, क्या बोलते हैं, तनाव। इसी का दूसरा नाम है टेंशन। हम बोलते हैं भाई टेंशन मत दो, टेंशन, दिमाग खराब मत करो, ठीक है। देखिए आजकल के दौर में, आजकल के युग में हम जानते हैं कि आज तो अगर छोटे से बच्चे से भी मिलता है तो बच्चा भी किस में होता है, स्ट्रेस में होता है। पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस होता है। पहले के ज़माने में जो बच्चे थे वो खेलते थे, कूदते थे, 5-6 साल के बाद स्कूल जाते थे और शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होते थे। आजकल के युग में आगे बढ़ने के चक्कर में हमने क्या कर दिया है कि बच्चों के ऊपर भी हमने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। देखिए सिंपल सी बात है, तनाव का अगर मोटा मोटा हम मीनिंग समझे साधारण भाषा में, तनाव का मतलब क्या है। देखिए हमारे दिमाग की जो क्षमता होती है, जब आप क्षमता से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो क्या बन जाती है, टेंशन। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की और आपके ऊपर लाद दिया जाए 150 किलो, तो आपके भी शरीर में प्रॉब्लम होगी ना। उसी तरह माइंड का हिसाब किताब है, दिमाग का हिसाब है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर दबाव डाला जाए, मानसिक दबाव, तो वो किसका कारण बनता है, स्ट्रेस का कारण बनता है, तनाव का कारण बनता है, ठीक है। देखिए आजकल के डेट में मैंने कहा कि छोटे बच्चों को क्या है, वो भी स्ट्रेस से गुजर रहा है। कारण क्या है, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हमने बोझ डाल दे दिया है, चाहे वो पढ़ाई का हो, ट्यूशन का हो या अन्य चीज़ों का है, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो हमें प्रबंध किस तरह से करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो जो तनाव या जो स्ट्रेस है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट कॉज फिजिकल, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। The way you respond to stress, however, make a big difference overall being.
स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, देखिए तनाव का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एक स्थिति होती है जब आपके ऊपर जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ या किसी वर्क प्रेशर डाला जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस में होता क्या है, देखिए स्ट्रेस में होता क्या है, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, तनाव में होते हैं, तो तनाव में हमारे जो माइंड की जो तीव्रता होती है, ड्राइव्स है, वो बढ़ जाती है। उससे कई बार सिर दर्द, कई बार चिड़चिड़ापन इत्यादि आने लगता है। तो देखिए स्ट्रेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो खत्म होने वाली नहीं है। समय के साथ साथ स्ट्रेस का लेवल क्या है, बढ़ता जाता है। देखिए जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो यूजुअली हमें काम का भी स्ट्रेस लगने लगता है। फिर किसी बच्चे को बस नहीं टाइम से मिलती तो उसको फिर बस का स्ट्रेस हो गया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर नौकरी का स्ट्रेस, मिले ना मिले, नौकरी पाने के लिए फिर तैयारी करने का स्ट्रेस, ठीक है, तैयारी करने के दौरान फिर अच्छे कंटेंट का स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद अगर नौकरी मिल गई फिर काम का स्ट्रेस, फिर आने जाने का स्ट्रेस, उसके बाद कुछ समय के बाद आपका विवाह हो जाएगा, फिर पति या पत्नी का स्ट्रेस, फिर बच्चों का स्ट्रेस, तब तक पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, फिर मम्मी पापा या दादा दादी के उनका स्ट्रेस, फिर परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसका स्ट्रेस। समझ रहे हो बात। देखिए किसी न किसी लाइफ के किसी न किसी स्तर पे, लेवल पे आपको स्ट्रेस का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम स्ट्रेस से भाग नहीं सकते। जब भी स्थिति हमारे विपरीत चली जाती है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो देखिए जिस चीज़ की समाप्ति नहीं की जा सकती उसका फिर क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफर ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू बेटर डील विद स्ट्रेस एंड डिफिकल्टी इन योर लाइफ। तो जो हमारा तनाव प्रबंध जो कौशल है वो हमें सहायता करता है कि हम किस तरह से स्ट्रेस से बाहर निकले, ठीक है। और देखिए इसका प्रबंध किया कैसे जाता है। देखिए सबसे इफेक्टिव टूल क्या माना जाता है स्ट्रेस के लिए, वो बोलते हैं मेडिटेशन। कि अगर हम क्या करते हैं, डेली कम से कम 15 से 20 मिनट जो है समय निकालें और मेडिटेशन करें, तो उससे हमारा तनाव क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दूसरा तरीका क्या है, डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस ले और छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, ठीक है। तीसरा सबसे रामबाण इलाज माना जाता है स्ट्रेस का फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि आजकल की पीढ़ी करती नहीं या करना नहीं चाहती। आजकल की दुनिया तो मोबाइल के अंदर गायब है, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी एक हेल्प करता है हमें स्ट्रेस को रिलीज करने में। चौथा जो टूल है वो है गुड न्यूट्रिशन, और पांचवा चीज है कनेक्ट विद पीपल। देखिए स्ट्रेस एक ऐसी भयानक अवस्था है कि अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो बहुत सारे हमने देखे सुसाइड करते हैं लोग, ठीक है। किस कारण से, स्ट्रेस में आकर, क्योंकि उन्हें सही समय पे सही लोग नहीं मिलते गाइडेंस के लिए, जो उन्हें समझाए कि स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है जो किसी के ऊपर भी किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। तो हमें स्ट्रेस से क्या करना चाहिए, डील करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा ही, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रबंध एक टेक्निक है जिसमें हम इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, गुड न्यूट्रिशन और कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस का प्रबंध कर सकते हैं, तनाव का प्रबंध कर सकते हैं। और यदि हम समय पर स्ट्रेस का प्रबंध करें तो सुसाइड जैसे केस जो है वो कम हो गए। भारत जो है बहुत आगे सुसाइड करने में, और किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। नौकरी नहीं मिल रही तो स्ट्रेस, ठीक है, पत्नी नहीं मिल रही है तो स्ट्रेस, पत्नी भाग गई तो स्ट्रेस, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो अगर हम स्ट्रेस का प्रबंध करना सीख जाए
तो आने वाले समय में क्या है, स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। देखिए, आत्मविश्वास का जो है वो बहुत गहन संबंध होता है हमारे जीवन से। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जितना ज़्यादा होगा, एक अनुमान है कि भाई वो व्यक्ति जो है वो लगभग अच्छा काम कर लेगा लाइफ में। देखिए, कॉन्फिडेंस के दो लेवल हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्फिडेंस के दो के हम तीन कह सकते हैं। देखिए, एक तो है एवरेज कॉन्फिडेंस, जितना सामान्य व्यक्ति में होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। घातक क्या है, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट, और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंट। देखिए, ये दोनों ही अवस्था घातक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी है तो उसमें भी आपको दुविधा हो सकती है। यदि आपको ज़रूरत से कम विश्वास है तो भी कहीं ना कहीं वो कॉज बनती है आपके फेलियर की। तो हमें अपना आत्मविश्वास कैसा रखना चाहिए, एवरेज, मतलब जितना सामान्य व्यक्ति को होता है उतना ही रखना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट ये दोनों स्थिति हमारे लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। तो हमेशा क्या रहिए, कूल रहिए, काम रहिए। जो चीज़ जितनी अनिवार्य है उसको उस ही लेवल तक रखिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का यूं तो संबंध किससे होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध किससे होता है, हमारे काम से होता है। किससे होता है, काम से होता है। देखिए, अगर हम अपने काम में क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। यदि हम अपने काम में परफेक्ट नहीं है तो हम कैसा फील करेंगे, अनकॉन्फिडेंट फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझते हैं, ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति की जो है वो भाषण प्रतियोगिता है, मान लो 15 अगस्त के ऊपर है। अगर इसका कंटेंट बिल्कुल तैयार है तो कैसा फील करेगी ए व्यक्ति, कॉन्फिडेंट फील करेगा। और अगर इसका कंटेंट पूरी तरह से तैयार नहीं है तो कैसा फील करेगा, ये अनकॉन्फिडेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का जो संबंध है वो किससे होता है, हमारे काम से, हमारी क्रिया से, ठीक है। जिस काम को हम करने जा रहे हैं, अगर हम उस काम में सहज है, हमारी मास्टरी है, तो हम क्या फील करेंगे, कॉन्फिडेंट। और अगर वो काम हमें आधे अधूरे तरीके से आता है तो हम उसमें क्या फील करेंगे, अनकॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अपने विश्वास का स्तर बनाए रखिए और जो भी काम करे बिल्कुल एकाग्रता के साथ करे और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। अगली चीज है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतर होता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। क्या होता है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। देखिए, प्रेरणा का सिंपल सा मतलब क्या है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन होती है किसी इंसान के अंदर की पावर, ठीक है, जो उसे अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज ए इनर फीलिंग ऑफ एनी पर्सन हु हेल्प हिम और हर टू एनर्जाइज वर्क मोर एंड मोर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत थका हुआ सा महसूस करते हैं, फिर एकदम कोई विशेष काम याद आता है और उस काम को करने के लिए एकदम हमारे अंदर क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, ठीक है। वो सारा कमाल किसका है, मोटिवेशन का है। कि जो काम आप करने गए थे एक्चुअल में वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग का था आपके लेवल का, और आप उसके लिए क्या हो गए, एनर्जेटिक। जैसे मान लो एक दिन भर कोई एक लड़का है, मान लो सुरेश एक लड़का है और दिन भर वो काम करता है, मान लो लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते 5 बजे तक अब उसका अंग चूर हो गया है, बहुत थक गया ये, ठीक है। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो रुचि है वो है क्रिकेट में। किस में रुचि है, क्रिकेट खेलने में। अब 5 बजे के बाद जैसे ही काम की छुट्टी हो गई, इसके साथी आ गए, भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसकी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी थी, थक चुका था, लेकिन जैसे ही इसको क्रिकेट खेलने के लिए बोला गया, ये फिर से तैयार हो गया और 2 घंटे फिर से क्रिकेट खेल दिया।
हालांकि वो भी तो एक थकने वाला खेल है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसका इंटरेस्ट है, और जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ पर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगर उसको हम 5 बजे के बाद लकड़ी ढोने के लिए बोलेंगे तब वो लकड़ी नहीं ढो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है, थक चुका है बुरी तरह से। लेकिन नए काम के लिए उसके अंदर एकदम क्या हो गई, एनर्जी जनरेट हो गई, और उसने 2-3 घंटे लगातार क्रिकेट खेला। समझ लो बात आप। यानी मोटिवेशन का मतलब सिंपल सा क्या है कि ऐसा कोई भी काम जिसके लिए हम तन मन धन से निछावर है, डेडिकेटेड है, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर क्या आती है, मोटिवेशन। तो सिंपल सी बात है कि मोटिवेशन क्या है, हमारे अंतर मन की एक शक्ति है जो हमें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जिन बच्चों का कुछ विशेष गोल होता है स्टडी के प्रति, एक सामान्य व्यक्ति है आधा 1 घंटा पढ़ेगा तो थक के चूर हो जाएगा, फिर बोलेगा वो आधे घंटे में भी दिमाग क्या हो गया, कुंद हो गया। और एक विद्यार्थी है जो 5 से 7 घंटे या 10 घंटे भी पढ़ रहा है फिर भी उसके अंदर थकान नहीं है। ये सारा कमाल किसका है, मोटिवेशन का है। और सिंपल सी बात है, जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है, जिस काम में हमारी रुचि होती है, वहाँ पर जो है वो एनर्जी या मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लगती है। ठीक है, तो हमेशा खुद को क्या रखिए, आप मोटिवेट रखिए। कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, आपने किसी को नहीं दिखाना होता है। ठीक है, आपको आपके अलावा और बेहतर कोई नहीं जानता है। 8वीं में मार्क्स कम है, 10वीं में कम है, 12वीं में कम है, तो कॉलेज में ले आओ ना, कॉलेज में कम है आप मास्टर डिग्री में ले आओ। ठीक है, मार्क्स मुक्स डजंट मैटर हेयर। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में आते हो तो मैटर करता है कि आपने कितनी गहनता से पढ़ा है। कुछ बच्चे डिमोटिवेट है, सर 10वीं में तो नंबर कम है, अब 12वीं में पहुंच गए। भाई 10वीं में कम है कोई बात ना, +2 में बेहतर कीजिए। ठीक है, तो कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आपने खुद को क्या रखना, हमेशा एनर्जेटिक रखना है, मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है आपको अगले लेवल में ले जाने के लिए। जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है ना, उसे बाहर के जो तारीफ से फर्क नहीं पड़ता है कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे केंद्रित होता है, उसके बारे में सोचता है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि पीपल विल ऑलवेज थ्रो स्टोन इन योर पाथ बट इट्स अप टू यू व्हाट यू मेक फॉर इट, बाल और ब्रिज। लोग हमेशा आपके जीवन में पत्थर फेंकते जाएंगे, अब डिपेंड करता है कि आप उस पत्थरों से क्या बनाते हो। सबके चलने के लिए पुल या अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी करनी उन्हीं पत्थरों से। ठीक है, ओके, तो मोटिवेशन हो गया। अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। देखिए सबसे बड़ी अगर जरूरत आज की डेट में मुझे लगता है कुछ है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि वर्तमान युग है सोशल मीडिया का युग, और सोशल मीडिया जो है समय बर्बाद करने का या समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बार आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल दो, चाहे आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोल दो, ठीक है, या यूट्यूब खोल दो, पता ही नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है, खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, देखिए 2 तरह के लोग हैं इस संसार में यूजुअली। एक है पीपल जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, और एक है वो लोग जिन्हें हम अनसक्सेसफुल या असफल लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रकृति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, हम सबको निर्धारित समय सबको इक्वल मिला हुआ है। सबके पास क्या है, 24 घंटे हैं। चाहे वो व्यक्ति सफल है या कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल है। ठीक है तो सबके पास क्या 24 घंटे है, सफल लोगों के पास भी और असफल लोगों के पास भी। फिर ऐसा क्या करते हैं सफल लोग जो असफल लोग नहीं कर पाते? सबसे बड़ा कारण कुछ अगर है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने कितने समय को किन क्रियाओं पर खर्च करना है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते भी है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट,
बट इफ द टाइम इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, बिकॉज टाइम इज गॉन, गॉन फॉर एवर। समय सबसे बड़ा या सबसे मूल्यवान आप एसिड कह सकते हैं हमारे पास जो है, ठीक है। और कुछ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यदि आप गरीब पैदा हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें 100% आपकी ही गलती है, मतलब आपने अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, ठीक है दोस्तों। देखिए, सफल और असफल दोनों ही लोगों के पास बराबर समय है, 24 घंटे। अब डिपेंड करता है कि इन 24 घंटे का जो आप यूज है वो किस तरह से करते हो, किन क्रियाओं पर खर्च करते हो। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस काम में आप ज़्यादा समय बिताएंगे आपकी मास्टरी भी तो उसी काम में होगी ना, ठीक है। तो अगर आप सही समय का सही प्रबंध करते हो और अपने निर्धारित कार्य को, लक्ष्य को समय से पूरा करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई पावर नहीं है फिर जो आपको रोक पाए। तो आप अपने 24 घंटे का सही यूटिलाइज कीजिए। सब कुछ जीवन में जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक एवरेज, आपको एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, कौन सा काम इंस्टेंट करना है, कौन सा काम कुछ दिनों के बाद किया जा सकता है। वो सब आपके समय प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट जितना बेहतरीन होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ यूज योर टाइम प्रॉपर वे। अच्छा, अगली जो हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कुछ ऐसा खा लोगे जिससे आप अगले 4-5 दिन आप बीमार रहोगे तो फ़ायदा क्या है उस खाने का, ठीक है। तो देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि हम अपने आदतों में परिवर्तन करें, ठीक है। अगर हम कुछ आदतें को डेवलप कर ले, कुछ आदतों को छोड़ दे, तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, एकदम हेल्दी हो जाएगी। और बैलेंस डाइट का मतलब सिंपल सा क्या है कि वर्तमान में देखिए, पहले के डेट में जो है वो खान पान बड़ा ऑर्गेनिक था, आजकल ऑर्गेनिक तो कुछ है नहीं, लगभग हर चीज़ में खाद, पेस्टिसाइड सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर हम संतुलित आहार करें, जो सरल भोजन है, जो शरीर को एनर्जी देता है, तो उससे हम क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात हम अपने समय को सही काम में लगा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। देखिए, यूजुअली क्या होता है, अधिकांश जो हमारे दिमाग की संरचना ही कुछ ऐसी है कि अच्छे थॉट की तरफ ध्यान कम जाता है और नेगेटिव जो थॉट होते हैं वो बहुत तीव्र गति से वहाँ पर दिमाग चलता है। तो अगर हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है तो हमें जो है वो नेगेटिव थॉट से अपने आप को ऊपर उठाना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नेगेटिव थॉट्स में ही अगर हम चलेंगे तो वो हमसे कराएगा भी तो क्या है, नेगेटिव ही काम कराएगा ना, ठीक है जी। तो आप क्या करिए, गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी नकारात्मक विचारों से ऊपर उठिए, ठीक है। और थिंकिंग पॉजिटिवली, सकारात्मक सोच बनाइए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम असफल होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। मान लो आपने कोई एक पेपर दिया, उस पेपर में आप पास नहीं हो पाए, नहीं निकला, तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव थॉट आएंगे कि पढ़ाई छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले, या बोर्ड बेकार है, या टीचर बेकार है, असाइनमेंट नहीं मिले, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। देखिए, कहते हैं कि असफलता जो है सफलता की कुंजी है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो कई बार क्या होता है लाइफ में कि कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आप सफल नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर आप बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाओगे तो उससे होगा क्या, नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाएगी, आप सही चीज़ों को भी गलत तरीक़ों से देखोगे, और उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद या तो आप मेंटली इल हो जाएंगे, या फिर आपकी बहुत सारा समय उसमें नष्ट हो जाएगा, बहुत सारी आपकी एनर्जी वो भी आपकी उसमें वेस्ट हो जाएगी। तो जो प्रयास आप बेहतर के लिए कर सकते हैं वही प्रयास आपने क्या कर दिए,
अपना लाइफ ख़राब करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, नेगेटिव थॉट से ऊपर निकलना है और हमेशा पॉजिटिव एक एटीट्यूड बनाने की कोशिश करनी है। कई बार होगा, कई बार गिरेंगे, कई बार फिसलेंगे, कई बार उठेंगे, लेकिन अगर आप चलते जाएंगे अपने पथ पर तो कभी ना कभी तो सफलता निश्चित है। ठीक है दोस्तों, अगली जो चीज़ है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। देखिए दोस्तों, दो चीज़ होती है, एक होता है आईक्यू और एक चीज़ होती है ईक्यू। ठीक है, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जहाँ पर हम किसी के मेंटल लेवल को चेक करते हैं, भाई आप में दिमाग कितना है, आप कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है, बाय माइंड। और एक होता है ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, जहाँ पर आप किसी को ऐसे चेक करते हैं भाई कि आप जो है इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ, एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के विचारों और भावों को पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत हंस रहा हो तो इसका मतलब यही नहीं कि वो बहुत खुश है। गालिब कहते हैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो छुपा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत हंसने वाला ही खुश हो। ठीक है, कभी कभी हंसी के पीछे दर्द छुपा होता है। ठीक है, तो जो इमोशनली जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है या होती है, वो हमेशा दूसरों के इमोशंस की भी कदर करते हैं। सिंपल सी आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है, आजकल मैं युवाओं में देखता हूँ होड़ मची हुई है एक दूसरे के वैल्यू को गिराने में। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति को जो है वो मान लो शादी का प्रपोजल दिया ए व्यक्ति ने, और बी जो लड़की है वो ए लड़के को पसंद नहीं करती है। दो तरीके, सिंपल सी बात है। एक तरीका क्या है कि भाई आपने प्रपोजल दे दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं क्या हूँ, कमिटेड हूँ, या किसी और को पसंद करती हूँ या आपको पसंद नहीं करती हूँ। सिंपल सी बात है, और बात को ही क्या कर दिया, प्यार से ख़त्म कर दिया। दूसरी तरीका क्या है कि हम एक दूसरे की इंसल्ट करने पर उतर आते हैं। तूने अपनी शक्ल देखी है, अकल देखी है, अपना घर देखा है, ये वो 50 तरह की चीज़ें हैं। जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो हमेशा दूसरों के इमोशन की भी कदर करता है। देखिए, आप वहाँ पर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये तो बात की बात है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब क्या कि आप डील कैसे करते हो सिचुएशन में। ठीक है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा हर एक सिचुएशन को जो है वो बहुत एक रिस्पेक्टेड तरीके से हैंडल करते हैं। यानी अगर आपने ना भी बोलना तो इतने प्यार से ना बोलिए कि परले वाले व्यक्ति को बात भी समझ आ जाए और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ना गिरे। ठीक है, तो जो एक इमोशनली जो क्लेवर लोग होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हमेशा वो अपने इमोशन की भी कदर करते हैं और दूसरे व्यक्ति की भी हमसे क्या अपेक्षाएं किस समय पर उनके इमोशन की भी वो कदर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, मान लो पेरेंट्स की ज़रूरत है, बंदा जा रहा है छुट्टियाँ मारने। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें समझना पड़ता है भाई किस समय पर किस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। अब मान लो यहाँ पर दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, वहाँ पर शादी अटेंड करनी है, और बंदा बोला शादी पहले अटेंड करते हैं, दोस्त को बाद में देख लेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि किस स्थिति में आपकी कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है आपकी प्रेजेंस की, वहाँ पर आप अवेलेबल हो जाओ। ठीक है, और अपने इमोशन को भी समझो और दूसरों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अगली चीज़ होती है हमारे पास एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या एथिक्स और इंटीग्रिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड की। देखिए, एटीट्यूड को अगर हम हिंदी में इसकी अनुवाद करें तो इसको हम बोलते हैं दृष्टिकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हमारे क्या प्रतिक्रिया रहती है उस स्थिति के प्रति, उसे हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड। यानी किसी भी एक्शन का रिएक्शन वो क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है।
ठीक है। जैसे एटीट्यूड का एक सिंपल सा मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एटीट्यूड का उदाहरण, वेयर इज डस्टर, ओके। देखिए, जैसे कि हमें एटीट्यूड चेक करना है, भाई किस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। देखिए 3 विद्यार्थी है, ए बी सी, ठीक है, और उन तीनों के लिए मान लो सेम स्थिति दी जाए, ठीक है, कंडीशन कोई एक सेम दे देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है बेगर है, क्या है, बेगर है, जो भीख मांग रहा है। भीख मांगने का कारण क्या है, बेरोजगारी है, क्या है, बेरोजगारी है। ये तीनों व्यक्ति जो है वो सभ्य परिवार से है और तीनों जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो अब ये क्या है, जो बेगर है, मान लो ये डी व्यक्ति है, ये इनके पास आया, ए के पास आया और ए ने उसे जो है 100 रुपये भीख में दे दिए। बी व्यक्ति के पास आया और बी ने क्या कर दिया, इसको डरा कर भगा दिया, गाली गलौच भी दी, 2-4 थप्पड़ मार दिए। और सी व्यक्ति ने क्या करा, इससे कारण पूछा, किसका, भीख मांगने का, कि भैया आप भीख क्यों मांगते हो, ठीक है। इसने पूरी कहानी बताई और सी व्यक्ति के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट है, मान लो कंपनी वगैरह में या कहीं और जगह, और इसने क्या कर दिया, सी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, ना डराया ना धमकाया, उससे कारण पूछा भीख मांगने का और उसको क्या दे दिया, आप परमानेंट काम दे दिया। तो डी व्यक्ति का क्या बन गया, यहाँ पे जीवन बन गया, उसे काम मिल गया, अब कल से उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है कि बीइंग ए स्टूडेंट, हमारा एक तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और हमेशा हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए, ठीक है। कि समस्या तो होगी, संसार है, कहते हैं ना कि जीवन है तो समस्या तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता, ठीक है। तो देखिए एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब कोई आपके आगे कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में आप बिखर जाते हो या निखर जाते हो, किस तरह से निर्णय लेते हो और किस तरह से उस समस्या को आप समाधान करते हो, वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है। और ऐसे तो एटीट्यूड लगभग, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, इसमें कुछ चीज़ें तो हमारी वंशानुक्रम होती है, कुछ हमारा जो समाज है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वो हमें सिखाता है। जाहिर सी बात है, हम जैसे समाज में रहेंगे, कहीं ना कहीं उस समाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। यानी जिस तरह का आपका समाज होगा ना, लगभग आपके आचार व्यवहार या आचरण लगभग वैसा ही होता है। देखना जो लोग टपोरियों के बीच रहते हैं वो टपोरी वाली भाषा बोलते हैं, टपोरी वाला ही क्या करते हैं, उनका एटीट्यूड होता है, उसी तरीके से वो सबको ट्रीट करते हैं। जो अच्छे और सभ्य लोगों के बीच रहते हैं वो बड़े शिष्टाचार से बातचीत करते हैं। बच्चों में भी हमें कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती है कि जिनके पेरेंट्स बहुत सभ्य लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसका फर्क बच्चों के ऊपर भी होता है, ठीक है। अब हम कहते भी है भाषा के रूप में, और कोई बच्चा अच्छा काम करता है हम बोलते भाई जैसा बाप ऐसा बेटा, अच्छा काम किया है। कोई बुरा काम करते तो भी हम बोलते भाई इसका तो बाप वैसा ही होगा, ठीक है, समझ लो बात। तो एटीट्यूड या एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम कैसा आचरण है हमारा समाज में, कैसा आचार व्यवहार है, ठीक है। अगली चीज़ होती है एथिक इंटीग्रिटी। देखिए जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो एक विषय हुआ करता था नागरिक शास्त्र, जहाँ पर हमें नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे। वर्तमान में क्या हो रहा है, देखिए वर्तमान में कहते हैं ना कि इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, हिमाचल की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। साक्षरता तो बढ़ रही है लेकिन वैल्यू घट रही है। हमारे जो नैतिक मूल्य थे, मॉरल जो वैल्यू थे, वो कम होते जा रहे हैं। पहले के आज से 20-25 साल के पहले की अगर बात की जाए तो लोगों के एक आदर्श थे, स्टैंडर्ड थे, मानक थे, आदमी फिसलने वाला व्यक्ति नहीं था। आजकल की डेट में तो आदमी सुबह कुछ बोलता है, शाम को गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। तो समझ लो बात, शिक्षा तो बढ़ रही है
लेकिन नैतिक मूल्य क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक सभ्य समाज का निर्माण हो तो हमें नैतिक मूल्य को तो बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, नैतिक मूल्य का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अपने क्या हो, कुछ आदर्श हो। हम जैसे हमारे आदर्श थे ना, जैसे हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, जो दूसरों की चीज़ें उसे ना हड़पो। आजकल तो रेस चली हुई है, हर व्यक्ति चाहता है भाई संपत्ति, अधिक से अधिक संपत्ति के ऊपर मेरा कब्जा हो, इसका खेत मिल जाए, उसका खेत मिल जाए, ये वाली घासन मिल जाए। तो नैतिक मूल्य रहे कहाँ हम। ठीक है, तो देखिए एक जो इंटीग्रेटेड पर्सन होता है वो हमेशा निष्ठावान होता है। ठीक है, कहते भी है कि चरित्र हनन से हानि होती है। एक बार की बात है, मुझे किस्सा याद आ रहा है। विवेकानंद जी जो अमेरिका का एक शहर है शिकागो, मिशिगन जो एक झील है, आपने सुना होगा मिशिगन, उसके आसपास है। देखिए वहाँ पर वो घूम रहे थे, तो विवेकानंद तो बिल्कुल सन्यासी टाइप का चोला पहनते थे, गेरुआ चोला, और उसमें चल रहे थे। तो लोग ने थोड़ा बहुत जानते थे, तो बोले भाई स्वामी जी आप पढ़े लिखे हो और आपने इस तरह के वस्त्र क्यों डाले हुए हैं, तो आप ऐसे वस्त्र डालिए कि यू शुड लुक लाइक एजुकेटेड पर्सन, जेंटलमैन। तो विवेकानंद जी हंस पड़े और विवेकानंद जी कहते हैं कि डियर यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक्स यू जेंटल एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर करेक्टर मेक्स यू जेंटल। यानी आप एक ऐसे देश से हो जहाँ पर आपके ड्रेस व्यक्ति को चरित्रवान और महान बनाती है। मैं ऐसे देश से हूँ जहाँ पर मेरा चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है। तो यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक्स यू जेंटल एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स यू जेंटल। तो हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनके मिसालें दी जाती है। और आजकल की डेट में हमारे मूल्य कम हो रहे हैं। शिक्षा का बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ बढ़ क्या रहा है, नफरत, जातिवाद, क्षेत्रवाद, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, जातीय कट्टरता, जातीय हिंसा, भेदभाव। पता नहीं हम क्या सीख रहे हैं और क्या हम अपने नैतिक मूल्य सेट कर पाएंगे नई पीढ़ी के लिए। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके आने वाला जीवन के ऊपर बहुत बड़ा रोल रहता है आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के द्वारा आप अपने लाइफ को एक बेहतर लेवल पे ले जाते हैं, जहां पर आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको कोई ना कोई जानकारी मिलेगी और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।